Hi everyone, my name is Nazmin and I have 5 plus years of teaching experience in commerce. आज का हमारा टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक डीमोनेटाइजेशन की बात करते हैं। आपने डीमोनेटाइजेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा, खासकर 8 नवंबर 2016 को जब इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया था। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 500 और 1000 रुपीज़ के पुराने करेंसी नोट्स को विद इमीडिएट इफेक्ट लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा। यानी उस दिन के बाद उन पुराने नोट से किसी भी टाइप का ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता था। अब यहाँ एक टर्म आता है लीगल टेंडर। व्हाट इज़ लीगल टेंडर? अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो पहले इसे समझ लेते हैं। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि किसी कंट्री की गवर्नमेंट जिस करेंसी को ऑफिशियली ट्रांजैक्शन के लिए एक्सेप्ट करती है, वही करेंसी उस कंट्री में मनी के रूप में एक्सेप्टेबल होती है। अगर गवर्नमेंट किसी करेंसी को लीगल टेंडर का स्टेटस दे देती है तो हर पर्सन उसे पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसका लीगल टेंडर स्टेटस वापस ले ले तो वही करेंसी ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, पुराने 500 और 1000 रुपीज के नोट्स पहले पूरी तरह वैलिड थे, लेकिन 8 नवंबर 2016 के बाद गवर्नमेंट ने उनका लीगल टेंडर स्टेटस एंड कर दिया। इसलिए वे ट्रांजैक्शन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं रहे। इसी तरह आपने पहले के 25 पैसे या 50 पैसे के कॉइन्स के बारे में भी सुना होगा। एक समय था जब गवर्नमेंट उन्हें मनी के रूप में एक्सेप्ट करती थी, इसलिए उनकी वैल्यू थी, लेकिन आज गवर्नमेंट उन्हें लीगल टेंडर नहीं मानती, इसलिए वे केवल पुराने कॉइन्स बनकर रह गए हैं। एक और आसान एग्जांपल लेते हैं। अगर आप इंडिया की करेंसी लेकर किसी दूसरी कंट्री में चले जाएं तो वहां के लोग उसे पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उस कंट्री की गवर्नमेंट के लिए इंडियन रुपी लीगल टेंडर नहीं है। इसलिए याद रखिए, मनी वही होता है जिसे गवर्नमेंट लीगल टेंडर के रूप में एक्सेप्ट करती है। अब डिमोनेटाइजेशन का मीनिंग समझ लेते हैं। डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है किसी करेंसी से उसका लीगल टेंडर स्टेटस वापस ले लेना। यानी वो करेंसी अब ट्रांजैक्शन के लिए लीगली वैलिड नहीं रहती। अब देखते हैं कि 2016 में हुआ क्या था। उस समय 500 और 1000 के पुराने नोट्स को सर्कुलेशन से हटा दिया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों नोट्स उस समय इंडिया के टोटल कैश सप्लाई का लगभग 86% हिस्सा थे। इसलिए इसे इंडियन इकोनॉमी के हिस्ट्री का सबसे बड़ा मॉनेटरी डिसीजन माना जाता है। अब सवाल उठता है कि जिन लोगों के पास पुराने नोट्स थे उनका क्या हुआ। डिपॉजिट ऑफ ओल्ड नोट्स। गवर्नमेंट ने लोगों को एक फिक्स टाइम दिया जिसके अंदर वे अपने पुराने नोट्स को बैंक्स में जाकर डिपॉजिट कर सकते थे या नए नोट से एक्सचेंज कर सकते थे। साथ ही कुछ समय के लिए कैश विड्रॉल पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, यानी लोग अपने बैंक अकाउंट से अनलिमिटेड कैश नहीं निकाल सकते थे। गवर्नमेंट का एम ये था कि बैंकिंग सिस्टम में कैश का सही रिकॉर्ड आए और हर ट्रांजैक्शन पहले के कंपैरिजन में ज्यादा ट्रांसपेरेंट बने। रिस्ट्रिक्शंस ऑन कैश विड्रॉल्स। शुरुआत के दिनों में बैंक और एटीएम से कैश निकालने की एक लिमिट तय कर दी गई थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सभी लोगों को सफिशिएंट कैश मिल सके और नए करेंसी नोट्स को धीरे धीरे पूरे कंट्री में सर्कुलेट किया जा सके। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। अब सवाल आता है कि आखिर गवर्नमेंट ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। इसके पीछे कई ऑब्जेक्टिव्स थे। फर्स्ट, करप्शन को कम करना। देखिए, अधिकांश करप्शन कैश ट्रांजैक्शन के थ्रू ही किया जाता है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। गवर्नमेंट का मानना था कि अगर कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस कम होंगे तो करप्शन पर भी काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। सेकंड था कि ब्लैक मनी पर रोक लगाना। ब्लैक मनी वो इनकम होती है जिसे गवर्नमेंट या टैक्स अथॉरिटीज से छिपाया जाता है और जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता। गवर्नमेंट का मानना था कि ब्लैक मनी का एक बड़ा हिस्सा हाई वैल्यू करेंसी नोट्स के रूप में रखा जाता है, इसलिए पुराने 500 और 1000 के नोट्स को बंद करके ऐसी अनअकाउंटेड मनी को बैंकिंग सिस्टम के सामने लाया जा सकता है। तीसरा एम था इलीगल एक्टिविटीज पर रोक लगाना। हाई वैल्यू करेंसी नोट्स का यूज कई बार इलीगल एक्टिविटीज में भी किया जाता था, जैसे काउंटरफीट करेंसी, हवाला ट्रांजैक्शंस, टेरर फाइनेंसिंग एंड टैक्स इवेजन। गवर्नमेंट का एम इन एक्टिविटीज पर भी रोक लगाना था। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ 2000 रुपीज नोट्स। डिमोनेटाइजेशन के बाद गवर्नमेंट ने नई करेंसी सीरीज जारी की। इसी दौरान 2000 का नया बैंक नोट भी इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इकोनॉमी में कैश शॉर्टेज को जल्दी पूरा किया जा सके। लेकिन बाद में 19 मई 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के बैंक नोट्स को सर्कुलेशन से वापस लेने की अनाउंसमेंट कर दी। हालांकि लोगों को एक निश्चित समय तक इन नोट्स को बैंक में डिपॉजिट कराने या एक्सचेंज कराने की फैसिलिटी भी दी गई थी। वाई आर हाई वैल्यू नोट्स अ कंसर्न। अब एक और सवाल आता है, क्या किसी कंट्री में बहुत ज्यादा हाई वैल्यू करेंसी नोट्स होना अच्छा माना जाता है? नहीं, आमतौर पर तो बिल्कुल नहीं। ऐसा माना जाता है कि हाई वैल्यू नोट्स का यूज बड़ी कैश ट्रांजैक्शन और अनअकाउंटेड मनी को छिपाने में कंपैरेटिवली आसान होता है। इसी वजह से कई गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपने करेंसी सिस्टम की इवैल्यूएशन करती रहती है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। अब डिमोनेटाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को भी समझ लेते हैं। फर्स्ट है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर।
डीमोनेटाइजेशन को एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर के रूप में भी देखा गया। जिन लोगों के पास अपनी डिक्लेयर्ड इनकम से रिलेटेड कैश था, उन्होंने तो आसानी से अपने पुराने बैंक नोट्स डिपॉजिट करा दिए और नए नोट्स प्राप्त भी कर लिए। लेकिन जिन लोगों के पास अनअकाउंटेड वेल्थ या ब्लैक मनी कैश के रूप में रखा हुआ था, उनके सामने सबसे बड़ी चैलेंज आ गई। अगर वे पैसा बैंक में जमा नहीं करते तो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं बचती, और अगर जमा करते तो उन्हें अपनी इनकम का सोर्स बताना पड़ता। यही वजह थी कि कई लोगों को अपनी अनअकाउंटेड इनकम डिक्लेयर करनी पड़ी और कई मामलों में पेनल्टी और टैक्स भी देना पड़ा। सेकंड है स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट टैक्स इवेजन। डीमोनेटाइजेशन ने ये क्लियर मैसेज दिया कि गवर्नमेंट अब टैक्स इवेजन को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगी। यानी जो लोग अपनी इनकम छिपाकर टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ गवर्नमेंट पहले से ज्यादा सख्त एक्शन लेगी। इन अदर वर्ड्स, डीमोनेटाइजेशन ने लोगों को यह संदेश दिया कि अब टैक्स चोरी को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाएगा। थर्ड है चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। डीमोनेटाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट एम लोगों की सेविंग्स को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में भी लाना था। पुराने नोट जमा कराने की वजह से बड़ी क्वांटिटी में कैश बैंकिंग सिस्टम में आया। हालांकि कई लोगों ने बाद में अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग पैसा वापस भी निकाल लिया। फिर भी इस कदम से बैंक के डिपॉजिट्स में टेम्परेरी बेसिस पर काफी इंक्रीज हुआ। इसके अलावा बैंक के थ्रू शुरू की गई नई नई डिपॉजिट स्कीम्स ने लोगों को बैंक में पैसा रखने के लिए मोटिवेट भी किया। इससे बैंक के पास लोन देने के लिए ज्यादा फंड्स अवेलेबल हुए और कई मामलों में कंपैरेटिवली कम इंटरेस्ट रेट पर लोन भी देना पॉसिबल हुआ। फोर्थ है टुवर्ड अ कैशलेस इकोनॉमी। डीमोनेटाइजेशन का एक और इम्पोर्टेंट एम कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना था। गवर्नमेंट चाहती थी कि लोग केवल कैश पर डिपेंड रहने के बजाय बैंकिंग सिस्टम, डिजिटल पेमेंट्स और अदर फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। इससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ज्यादा ट्रांसपेरेंट बन सके और इकोनॉमी धीरे धीरे कैश लाइट इकोनॉमी की ओर बढ़ सके। ड्रॉबैक्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। अब डीमोनेटाइजेशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी समझ लेते हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिमोनेटाइजेशन के समय डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दिया गया था, लेकिन उस समय कंट्री के हर हिस्से में इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन और पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स अवेलेबल नहीं थी। यही रीजन था कि बहुत से लोगों को ट्रांजैक्शन करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। सेकंड है लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन ब्लैक मनी। डिमोनेटाइजेशन का एक बड़ा एम ब्लैक मनी को खत्म करना था, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जितनी उम्मीद की गई थी उतना इफेक्टिव ब्लैक मनी पर रोक देखने को नहीं मिला, क्योंकि ब्लैक मनी केवल कैश के रूप में ही नहीं थी, बल्कि गोल्ड, रियल एस्टेट और भी एसेट्स के रूप में भी रखा गया था। थर्ड है ऑपरेशनल डिफिकल्टीज। डिमोनेटाइजेशन की शुरुआत में कई बैंक्स में सफिशिएंट स्टाफ ट्रेनिंग और फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं थी। इसी वजह से बैंक्स और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइंस लगी और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। फोर्थ है टेम्पररी केओस। शुरुआती दिनों में इकोनॉमी में एक प्रकार का टेम्पररी केओस देखने को मिला। कैश की कमी होने के कारण छोटे शॉपकीपर्स, डेली वेज वर्कर्स और जनरल जो लोग थे, उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कॉन्क्लूजन देख लेते हैं। हालांकि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर कई चैलेंजेस और डिफिकल्टीज देखने को मिली, लेकिन दूसरी तरफ इस कदम ने लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इससे बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट्स बढ़े, फाइनेंशियल सेविंग्स को बढ़ावा मिला, टैक्स कंप्लायंस बेहतर हुआ और टैक्स इवेजन को कम करने के भी डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट कोशिश की गई। अब देखते हैं कि डिमोनेटाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। फर्स्ट है डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शंस। डिमोनेटाइजेशन के तुरंत बाद कैश ट्रांजैक्शन में नोटिसेबल डिक्लाइन देखने को मिला, क्योंकि पुराने 500 और 1000 के नोट्स बंद हो चुके थे और नए करेंसी नोट्स धीरे धीरे सर्कुलेशन में आ रहे थे। इसलिए कुछ टाइम के लिए कैश ट्रांजैक्शन में कमी देखी गई। सेकेंड है इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट्स। पुराने नोट जमा कराने के कारण बैंक में डिपॉजिट्स में काफी इंक्रीज हुआ। इससे बैंकिंग सिस्टम के पास ज्यादा फंड्स अवेलेबल हुए, जिनका यूज बैंक आगे लोन देने और अन्य फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए कर सकती थी। थर्ड है इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स। बैंक में डिपॉजिट बढ़ने की वजह से लोगों की सेविंग का एक बड़ा हिस्सा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन गया। इससे फाइनेंशियल सेविंग में भी इंक्रीज देखने को मिला और बैंकिंग सिस्टम को भी मजबूती मिली। फोर्थ इज इम्पैक्ट ऑन प्राइवेट वेल्थ। डिमोनेटाइजेशन का असर प्राइवेट वेल्थ पर भी देखने को मिला। कुछ पुराने हाई वैल्यू नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आए, जिससे उनकी वैल्यू एंड हो गई। इसके अलावा उस समय रियल एस्टेट प्राइसेस में भी गिरावट देखने को मिली, जिससे प्राइवेट वेल्थ पर भी बुरा इफेक्ट पड़ा। फिफ्थ है इम्पैक्ट ऑन पब्लिक सेक्टर वेल्थ। पब्लिक सेक्टर वेल्थ पर डिमोनेटाइजेशन का कोई सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। इसका इफेक्ट ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर और कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन्स पर ही दिखाई दिया। सिक्स्थ है ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। डिमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में तेजी से इंक्रीज हुआ। कई नए यूजर्स ने पहली बार डिजिटल पेमेंट सिस्टम का यूज करना शुरू किया। इसके साथ साथ रुपए कार्ड्स, यूपीआई, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और ई वॉलेट्स की पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ गई। जो लोग पहले केवल कैश ट्रांजैक्शंस पर डिपेंड कर रहते थे, वे भी धीरे धीरे डिजिटल पेमेंट की तरफ आने लगे। इससे कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा मिला।
सेवेंथ है इम्पैक्ट ऑन रियल एस्टेट। डीमोनेटाइजेशन के बाद कुछ टाइम के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉपर्टी प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली। इसका एक मेन रीजन कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस में कमी माना गया, क्योंकि पहले इस सेक्टर में कैश ट्रांजैक्शन का यूज कंपैरेटिवली ज्यादा होता था। एट्थ इज इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन। डीमोनेटाइजेशन के बाद इनकम टैक्स कलेक्शन में भी इंक्रीज देखने को मिला, क्योंकि बड़ी नंबर में लोगों ने अपनी इनकम डिस्क्लोज की और बैंकिंग सिस्टम में कैश डिपॉजिट्स का रिकॉर्ड भी अवेलेबल हो गया। इससे टैक्स अथॉरिटीज के लिए अनअकाउंटेड इनकम की पहचान करना पहले के कंपैरिजन में आसान हो गया। नाइन्थ है इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। डीमोनेटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन का इफेक्ट सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस पर अलग अलग तरीके से पड़ा। पहले हम देख लेते हैं ऑन द पुअर। जो लोग पहले डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं थे, वे धीरे धीरे जनधन अकाउंट, रुपए कार्ड और अन्य गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ने लगे। सेकंड देखते हैं ऑन द मिडिल इनकम ग्रुप। मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों ने तेजी से डिजिटल पेमेंट को अपनाया और कैश के साथ साथ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का भी रेगुलर यूज करना शुरू किया। ऑन द एफ्लुएंट क्लास पहले से ही और डिजिटल ट्रांजेक्शन का ज्यादा उपयोग कर रही थी। डिमोनेटाइजेशन के बाद उन्होंने डिजिटल पेमेंट सिस्टम का यूज और बढ़ा दिया। अब हम ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन देख लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल डिमोनेटाइजेशन ने इंडियन इकोनॉमी पर मिक्स्ड इम्पैक्ट डाला। शुरुआत में लोगों को कैश शॉर्टेज, लंबी क्यूज और कई ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। लेकिन लंबे समय में इसने और डिजिटलाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, टैक्स कंप्लायंस और फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम को बढ़ावा देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यही रीजन है कि डिमोनेटाइजेशन को इंडियन इकोनॉमी के सबसे इंपॉर्टेंट मॉनेटरी रिफॉर्म्स में से एक माना जाता है। यहाँ से अब आपका डिमोनेटाइजेशन का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम जीएसटी और एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन देखेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। See you soon in the next video. Till then, like, share, and subscribe.